मित्रों नमस्कार। मैं राकेश चंद्र जायसवाल आप लोगों का करियर क्लासेस सिविल लाइंस गोरखपुर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूं भारतीय संसद में लोकसभा, भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट। आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संसद में दो सदन हैं। एक सदन है राज्यसभा और दूसरा सदन है लोकसभा। तो राज्यसभा हम पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको लोकसभा। लोकसभा को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जिसमें है निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन, प्रत्यक्ष सदन, अस्थायी सदन तथा लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय या जनता का सदन के नाम से जानते हैं। हमारा जो लोकसभा है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या है 552। इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। 2026 तक यही कंडीशन होगा, जैसा कि संसद का यह संशोधन नियम है। ये 552 में 530 राज्यों से चुनकर आएंगे और 20 चुनकर आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। तो हो गए 550। और धन 2 आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन के रूप में राष्ट्रपति मनोनीत करता है अनुच्छेद 331 के तहत, जबकि हमारा लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। अब सवाल उठता है, ये तो अधिकतम हो गया, वर्तमान में क्या कंडीशन है अपने लोकसभा की, जरा उसको देख लिया जाए। तो वर्तमान हमारे लोकसभा में कुल 545 सदस्य होंगे, जिसमें से 543 सदस्य निर्वाचित होंगे और +2 आंग्ल भारतीय के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ये जो 543 निर्वाचित हैं, इसमें से वर्तमान में 530 राज्यों से निर्वाचित होकर के आए हैं तथा 13 सीट केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आए हैं। तो 530 13 543। इस 13 केंद्र शासित प्रदेशों में 7 सीट दिल्ली से है, यानी सर्वाधिक लोकसभा सीट संघ शासित प्रदेश दिल्ली को मिला है 7, शेष को 1-1। ये जो 530 राज्यों से निर्वाचित होंगे, इसमें सर्वाधिक सीट है अपने यूपी के पास, 80 सीट है उत्तर प्रदेश के पास, जबकि मूल संविधान में उत्तर प्रदेश के पास 85 सीट थी। किंतु यूपी से जब उत्तरांचल अलग हो गया और 9 नवंबर 2000 को जब उत्तरांचल का गठन हुआ, तो 5 लोकसभा सीटें हम लोगों ने उत्तरांचल को दे दिया, तो यूपी के पास बच गया 80 सीट। दूसरा स्थान है सर्वाधिक लोकसभा सीट में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास है 48 सीट। और तीसरे स्थान पे आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पास है 42 सीट। चौथे स्थान पर आता है
तमिलनाडु उसके पास है 39 सीट, बिहार के पास है 40 सीट। तो इस प्रकार से सीटों का आवंटन किया गया है अपने सभी राज्यों को। भारत में लोकसभा में सीटों का आवंटन का आधार जनसंख्या है, यानी जिस राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या उस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें आवंटित की गई हैं, जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि लोकसभा सदस्य को चुनता कौन है? तो लोकसभा सदस्य को चुनता है भारत की वयस्क जनता। लोकसभा सदस्य को चुनती है कौन? भारत की वयस्क जनता। हमारे जो एडल्ट पीपल्स हैं, वयस्क जनता हैं, वे लोकसभा सदस्यों को चुनेंगे। तो वयस्क जनता की उम्र हमारे संविधान में 21 वर्ष था, किंतु वर्तमान में वयस्क की उम्र है 18 वर्ष। तो 21 से 18 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। राजीव गांधी की सरकार ने 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा उम्र सीमा वयस्क की 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, और 18 वर्ष का कोई भी भारतीय लोकसभा के सदस्यों को अपना मत दे करके उन्हें निर्वाचित करेगा। इसलिए लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन कहते हैं, क्योंकि जनता डायरेक्ट चुनती है। तो फिर सवाल ये उठता है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या है? तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, वह किसी लाभ के पद पर न हो, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तथा पागल, दिवालिया और सयायाफ्ता न हो, या संसद विधि के अनुसार योग्यता का वह परिपालन करता हो। तो यह लोकसभा के सदस्यों की योग्यता हो जाती है। जबकि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या है? वह भी भारत का नागरिक हो, उसका न्यूनतम उम्र 30 वर्ष हो राज्यसभा वाला का, और लोकसभा का 25 साल। अब सवाल यहाँ वही उठता है कि जब लोकसभा सदस्य चुन लिया जाएगा तो उन सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? तो लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है जब वह चुन करके आ जाता है। तो अब आपका प्रश्न होगा, सर ये प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो प्रोटेम स्पीकर के पद पर लोकसभा में चुने गए वरिष्ठ अनुभवी सदस्य में से किसी एक को राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, और इनका काम ही है कि जो नव आगंतुक लोकसभा के सदस्य हैं उन्हें शपथ दिलाए और लोकसभा का संचालन करे, तब तक जब तक कि लोकसभा के सदस्यगण अपने में से किसी एक को परमानेंट स्पीकर न चुन लें। तो यह व्यवस्था है, यह याद रखिएगा। लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। अब सवाल यह उठता है कि जब सदस्यों का शपथ ग्रहण हो जाता है तो शपथ ग्रहण के बाद इनका कार्यकाल कितना होता है? तो शपथ की तारीख से लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है सदस्यगण। इस प्रकार से लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष हो जाता है। किंतु मित्रों, अगर लोकसभा समय से पहले भंग हो गया तो फिर सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को समय से पहले भंग करने का अधिकार है, उसके तहत वह उसका प्रयोग कर सकता है। एक और विशेष बात, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया, तो वह 6 वर्ष का हो गया था इमरजेंसी के दौरान। बाद में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पुनः संशोधन करके
लोकसभा का कार्यकाल अपने पूर्व स्थिति में ला दिया, यानी 5 वर्ष, तब से लेकर के आज तक 5 वर्ष ही है। किंतु विशेष ध्यान रखिएगा, अगर भारत के समक्ष कोई इमरजेंसी आ जाती है तो इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का कार्यकाल विशेष परिस्थिति में 1 वर्ष के लिए यह बढ़ाया जा सकता है, यह व्यवस्था है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह किसको त्यागपत्र देगा? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को यानी स्पीकर को वह त्यागपत्र देकर के अपना पद छोड़ सकता है, या अन्य किसी कारण से पद रिक्त हो गया तो हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि उस जो पद रिक्त हुआ है उस पर जल्दी से जल्दी चुनाव करा लिया जाए। ये था हमारा लोकसभा का संगठन जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भारतीय लोकसभा कैसा सदन है? तो अगर हम तुलना करें अमेरिका की लोकसभा से, तो अमेरिका की लोकसभा का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम तुलना करें ब्रिटेन की लोकसभा से जिसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, तो भारतीय लोकसभा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तिशाली है, जबकि ब्रिटेन की लोकसभा अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स से कम शक्तिशाली है। ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स दुनिया का सबसे ताकतवर लोकसभा कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। उसके विषय में प्रोफेसर डी लोमे ने लिखा है कि ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स इतना शक्तिशाली है कि वह सिर्फ एक काम नहीं कर सकता है, वह मेल को फीमेल नहीं कर सकता, फीमेल को मेल नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है, वह इतना ताकतवर है। भारतीय लोकसभा इन दोनों की मध्य की स्थिति को एडॉप्ट करता है। क्लियर? अब आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोकसभा करता क्या है, यानी लोकसभा की शक्तियां क्या हैं। तो मित्रों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली का यह नियम है कि अधिकांश शक्तियां जनता के द्वारा चुने गए सदन को दिया जाता है। तो भारत की जनता के द्वारा चुने गए सदन का नाम ही है लोकसभा, यानी निम्न सदन, प्रत्यक्ष सदन, अस्थायी सदन या लोकप्रिय सदन। तो उसी सदन को मैक्सिमम राइट दिया गया है। तो आइए जरा एक एक राइट की हम व्याख्या करते हैं। तो लोकसभा की पहला हम शक्ति की चर्चा करते हैं, कार्यपालिकी शक्ति की। लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसी बहुमत पार्टी को केंद्र में मंत्री परिषद का गठन करने का अधिकार है, और वह मंत्री परिषद अपने सभी कार्यों के लिए अंतिम रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी, अकाउंटेबल होगी, जिम्मेदार होगी। अर्थात जब तक लोकसभा का बहुमत है तभी तक मंत्री परिषद अपने पद पर बनी रहेगी। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारी लोकसभा मंत्री परिषद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार मिला है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा ला करके उसे पारित करके मंत्री परिषद को पद से रिप्लेस कर सकती है, उन्हें हटा सकती है। इतना ही नहीं, अगर लोकसभा में कोई भी विधेयक पारित नहीं होता है तो इसका मतलब कि मंत्री परिषद को लोकसभा में विश्वास नहीं रह गया, तो भी मंत्री परिषद को पद से हटना पड़ेगा। तो यह लोकसभा की एक बहुत बड़ी ताकत है। लोकसभा के ही द्वारा मंत्री परिषद के महत्वपूर्ण नीतियों को पारित करती है, उसके बाद तब उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। तो लोकसभा जनता का सदन है, इसलिए लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तियां कार्यपालिकी रूप में प्रस्तुत किया गया है, उन्हें दिया गया है। अब जरा हम वित्तीय अधिकारों की बात करते हैं। वित्तीय अधिकारों में भी लोकसभा के पास धन विधेयक और वित्त विधेयक के विषय में विशेष अधिकार प्राप्त है। लोकसभा
धन और वित्त विधेयक जब पारित कर देता है तो राज्यसभा को पारित करना मजबूरी है, क्योंकि इस विषय में राज्यसभा को विशेष अधिकार नहीं है। अधिक से अधिक केवल 14 दिन तक उन्हें अपने पास रुकने का अधिकार है। तो लोकसभा धन और वित्त विधेयक के मामले में भी बहुत अधिकार रखती है। इसी प्रकार से विनियोग विधेयक के विषय में भी लोकसभा के पास अधिक अधिकार है अपेक्षा के राज्यसभा की जो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियों की। हमारी लोकसभा न्यायिक शक्तियों के तहत कुछ काम करती है, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना। यद्यपि राज्यसभा में महाभियोग लग सकता है, लेकिन दोनों सदन पारित करेगा तभी होगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही पहले प्रस्ताव आएगा, लेकिन लोकसभा की सहमति के बिना वह पास नहीं हो सकता है, इसलिए लोकसभा को अधिक अधिकार है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ पद से हटाने का अधिकार है। यद्यपि राज्यसभा की यहाँ भूमिका है, लेकिन लोकसभा अधिक भूमिका अदा करती है। इसी प्रकार से जो भारत के और संवैधानिक पद हैं, जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से हटाना हो, निर्वाचन आयोग को पद से हटाना हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, तो ये सारा काम लोकसभा के पास विशेष है, यद्यपि राज्यसभा की भी इसमें नगण्य भूमिका है। तो यह एक न्यायिक शक्ति है जो है। अब हम बात करते हैं लोकसभा की विधायी शक्ति की बात। तो विधायी शक्ति का मतलब विधि बनाने की प्रक्रिया है, और विधि बनाने की प्रक्रिया के तहत एक आता है सामान्य विधेयक। तो सामान्य विधेयक दोनों सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, दोनों सदन पारित करेंगे। अगर लोकसभा ने सामान्य विधेयक पारित कर दिया और राज्यसभा ने उसे पारित नहीं किया तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत यह राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि लोकसभा के पास सदस्य संख्या अधिक है अपेक्षा की राज्यसभा के। संशोधन विधेयक प्रायः लोकसभा से ही पारित होता है, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा की सहमति अनिवार्य है। अगर लोकसभा की संशोधन विधेयक से राज्यसभा असहमत हो जाता है तो वह विधेयक वहीं पर रद्द कर दिया जाएगा, या फिर लोकसभा राज्यसभा के अनुरूप उस संशोधन विधेयक को पारित करे। तो यह भी एक अधिकार है इनके पास। मित्रों, लोकसभा इसलिए अधिक शक्तिशाली रखा गया है क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में निम्न सदन को अधिक अधिकार दिया जाता है क्योंकि वह जनता का सदन है, और लोकसभा का प्रत्येक सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए उसको अधिक अधिकार दिया गया है, और अधिक अधिकार देना आवश्यक भी है, लाजमी भी है। अब बात हम लोग करते हैं लोकसभा का कोरम। लोकसभा का कोरम, कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। अनुच्छेद 100 में कोरम शब्द का उपयोग किया गया है, जो संसद के दोनों सदनों पर समान रूप से लागू होता है। कोरम गणपूर्ति का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक या कार्यवाही तभी चलेगी जब संसद के दोनों सदनों का कुल सदस्य संख्या का अलग अलग कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हों। तो 55 सदस्य होना चाहिए लोकसभा में और 25 सदस्य होना चाहिए राज्यसभा में। यही कोरम है। जब तक इतने सदस्य नहीं होंगे तब तक सदन की कार्यवाही संचालित नहीं हो सकती है, इसलिए इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं कोरम। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लोकसभा हमारी शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। लोकसभा की प्रत्येक गतिविधियां ही तय करती हैं कि हमारे देश की शासन नीति कैसी होगी, हमारे देश की कानूनी नीति कैसी होगी, हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी होती। यह सब लोकसभा में ही तय किया जाता है, क्योंकि लोकसभा जनता का दर्पण है, जनता का प्रतिनिधि है। ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951 और 52 में, और तब से लेकर के वर्तमान तक यह 17वीं लोकसभा है। 1951 में लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हुआ, 52 में जाके कंप्लीट हुआ। नेहरू जी की सरकार का मंत्रिपरिषद बना, तब से लेकर के आज तक यह कार्यक्रम जारी है। अब सवाल ये उठता है
कि लोकसभा में विपक्ष का नेता और लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता, लीडर। तो जो प्रधानमंत्री होता है, अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो यकीनन वह अपने सत्ता पक्ष का अपने आप लीडर हो सकता है, जैसे वर्तमान में मनमोहन सिंह, जैसे वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन इसके पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो वह राज्यसभा के सदस्य थे, तो वह लोकसभा में नेता नहीं थे सत्ता पक्ष के, और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता थे। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री, जैसा मैंने कहा कि अगर लोकसभा का सदस्य है तो वह अपने आप उस सदन का वह नेता हो जाता है। और रही बात विपक्ष का नेता का, तो हमारे मूल संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं था। 1973 से यह व्यवस्था कर दी गई कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का नेता होना चाहिए, और जो विपक्ष का नेता होगा उसे कैबिनेट रैंक का दर्जा हासिल होगा। और एक ये नियम बनाया गया कि उसी पार्टी को लोकसभा में या राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद की जिम्मेदारी दी जाएगी जिस पार्टी के पास उस सदन के कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/10 सदस्य उनके पास निर्वाचित होना चाहिए। तो हमारे लोकसभा में किसी भी पार्टी को 1/10 सदस्य नहीं है, इसलिए वर्तमान में लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं है। जो है कम से कम 55 सदस्य चाहिए तो विपक्ष का नेता मिलेगा, तो 55 किसी पार्टी के पास है नहीं सत्ता पक्ष के अलावा। भारतीय लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे डॉक्टर राम सुभग सिंह। तब से लेकर के यह व्यवस्थाएं चल रही हैं और यह बहुत ही जरूरी है। अब सवाल मित्रों यहाँ ये होता है कि हमारे लोकसभा का जो पदाधिकारी है वह पदाधिकारी कौन है? लोकसभा का पदाधिकारी। तो लोकसभा का जो पदाधिकारी होता है वह होता है स्पीकर एवं वाइस स्पीकर, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। ये दोनों पदाधिकारी लोकसभा के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं और इन्हीं की जिम्मेदारी है लोकसभा का संचालन करना। अब सवाल ये उठता है कि लोकसभा के जो पदाधिकारी स्पीकर एंड वाइस स्पीकर हैं, इनका निर्वाचन कैसे होता है? क्या ये शपथ लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? किस अनुच्छेद में नियुक्ति का प्रावधान है और किस अनुच्छेद में इनको पद से हटाने का प्रावधान है, और इनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये तमाम बातें हम आपको बतलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मित्रों, यदि यह मेरी बात आपको पसंद लगी, अच्छी लगी, तो मुझे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में स्पीकर और वाइस स्पीकर की शक्तियों, कार्य, पद से हटाने का प्रावधान इत्यादि की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।